उसके चेहरे पर अभी तक डांठा बंधा हुआ था। झांगा ने भी कपड़े में मुंह छुपा लिया था। शार्क ने अपने चेहरे से डांठा उतार दिया। मुझे पहचानते हो? वो डीएसपी के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। अगर मैं ही पहचान पाए तो आज से 11 साल पीछे चले जाओ, जब तुमने एक 12 साल बेगुनाह लड़के को उसके माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा दिलवाई थी। डीएसपी गहरी नजरों से शार्क की तरफ देख रहा था और फिर उसका चेहरा धुआं हो गया क्योंकि उसने शार्क को पहचान लिया था। अभी नहीं पहचाना मुझे? शार्क उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम मुझे पहचान भी कैसे सकते हो? बात 11 साल पुरानी हो चुकी है। उस वक्त मैं बच्चा था और तुम एक इंस्पेक्टर। खिदमत, दयानत और फर्द की पेशानी पर बदनुमा दाग। कौन हो तुम? डीएसपी बोला। तुम जो कोई भी हो, मुझे अगवा करके अच्छा नहीं किया। तुम कानून से कभी नहीं बच सकोगे। कानून तुम्हारे बाप की जागीर है ना, इसे अब तक तुम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते रहे हो, लेकिन अब तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे। तुम्हारी ये वर्दी, शार्क ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया, ये वर्दी तुम्हें शहरियों की जानो माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत और कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए दी गई थी, लेकिन तुमने इस वर्दी के तकद्दुस को पामाल किया। कानून ने तुम्हें गुंडों, बदमाशों और माशरे के नापसंदीदा अनासर से निमटने के लिए कुछ इख्तियारात दिए थे, लेकिन हुंडों, बदमाशों, डाकू और कातलों को तो तुमने हमेशा तहफ्फुज़ फराहम किया। उनकी सरपरस्ती करते रहे और वो इख्तियारात शरीफ लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। उनकी पगड़ियां उछालते रहे, उन्हें सरे बाजार नंगा करते रहे। और आज तुम मुझे उसी कानून की धमकी दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा कानून आज तुम्हें नहीं बचा सकेगा। तुम हो कौन? डीएसपी ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो शार्क को पहचान नहीं सकता था, लेकिन उसके चेहरे के खौफनाक तासरात में उसे दहला कर रख दिया था। 11 साल पहले की वो रात याद करो, जब बारिश का तूफान क़यामत बनकर उस शहर पर टूट पड़ा था। बादुबा नाम के उस तूफान में एक और तूफान भी आया था, जिसने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। लोहारी दरवाजे के अंदर कूचा है लाला हरनाम दास में रहने वाले एक फल फरोश और उसकी बीबी को नकाब पोशों ने उसके घर में घुसकर खंजरों के पे दर पे वार करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। उसका कमसिन बेटा यह सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा था। उसे अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश की तो कातलों ने उसे भी कत्ल कर देना चाहा, मगर उसने चुप कर अपनी जान बचा ली। वो कमसिन और मासूम बच्चा उन कातलों से तो बच गया, मगर तुम जैसे राशि और ईमान फरोश पुलिस अफीसर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके खिलाफ झूठे गवाह पेश करके उसे कातिल साबित कर दिया, अपने माँ बाप का कातिल, और उसे उम्र कैद की सजा दिलवा कर जेल भिजवा दिया गया। वही बच्चा आज तुम्हारे सामने खड़ा है। 11 साल पहले वाला वो बच्चा खामोश था, उसकी जबान गंग हो गई थी, होंठ सिल गए थे, लेकिन आज उसे जबान भी मिल गई है और हाथों में इतनी ताकत भी है कि अपने माँ बाप के कातलों की गर्दन मरोड़ सके। शार्क खामोश हो गया, उसकी मुठियां बीच गई थी। तुम शफात अली के बेटे हो, वो जिसकी बाटी गेट पर फलों की दुकान थी? डीएसपी बोला। उसका चेहरा एकदम स्याह पड़ गया था। शुगर है तुमने मुझे पहचान तो लिया, शार्क बोला। मैं बेगुनाह हूँ, डीएसपी बोला। उस वक्त तुम्हारी शहादतें तुम्हारे खिलाफ थी, खून आलूद खंजर तुम्हारे हाथ में था। तुमने अदालत में भी अपनी सफाई में जबान नहीं खोली थी। तुम्हें सजा का फैसला अदालत ने सुनाया था, मैंने नहीं। लेकिन मेरे खिलाफ सारे गवाह तो तुमने अदालत में पेश किए थे। वो लोग भी तुम्हारी तरह ईमान फरोश थे। वो भी बिक गए थे जैसे तुम बिक चुके थे। मुझे उस वक्त भी मालूम था, अब भी जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने सलमान एडवोकेट के कहने पर किया था। आज तुम मेरे कदमों में पड़े हो, कल सलमान एडवोकेट भी इसी तरह मेरे कदमों में पड़ा हुआ होगा। मैं अपने माँ बाप के कातलों और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। कोई मेरे इंतकाम से अब नहीं बच सकेगा। तो तुम्हें गलतफहमी हुई है, डीएसपी अकलाया। मैं तुम्हारे बाप का कातिल नहीं हूँ, लेकिन तुम उन्हें गिरफ्तार तो कर सकते थे, शार्क उड़ाया, मगर तुम उन्हें कैसे पकड़ते? तुम तो चंद रुपयों के इवज अपना ईमान बेच चुके थे, अपने आप को बेच चुके थे। आज तुम्हारे पास पहले से ज्यादा इख्तियारात हैं, लेकिन तुम्हारी ये भर्ती और तुम्हारे कंधों पर चमकती हुई स्टार तुम्हें मेरे इंतकाम से नहीं बचा सकेंगे। मैं तुम्हें इस तरह सिसका कर मारूंगा कि तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। मैं बेगुनाह हूँ, डीएसपी ने कहा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे नुकसान पूरे कर दूंगा। जितनी दौलत चाहो मुझसे ले लो। मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि सलमान एडवोकेट है कहाँ। उसने तुम्हारे माँ बाप को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। वो तुम्हारे मकान पर कब्जा करना चाहता था। मैं लालच में आ गया, मुझे माफ कर दो। हैरत है, शार्क ने कहा। पुलिस का इतना बड़ा और बाइख्तियार अफीसर एक मामूली से शख्स से माफी मांग रहा है। वो चंद में खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम मेरे माँ बाप को वापस ला दो, मेरी जिंदगी के 11 साल लौटा दो, तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा। ये तो मुमकिन नहीं, डीएसपी बोला। तो फिर तैयार हो जाओ। शार्क के हल्क से उर्राड़ निकली। तुमने मकाबाती अमल के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज मकाबाती अमल का वक्त आन पहुंच जाए। तुम जिंदगी भर बेगुनाह और मासूम लोगों का जुल्म का निशाना बनाते रहे।
उन पर तशद्दुद करते रहे, उनके घरों को उजाड़ते रहे। आज तुम्हारी बारी है, बताओ सलमान कहाँ है, वो कहाँ आरोपोश है। शार्क ने खामोश होते ही पैर की एक भरपूर ठोकर उसकी पसलियों पर दे मारी। डीएसपी कराता हुआ दाईं तरफ लुढ़क गया। शार्क ने उसे एक और ठोकर रसीद कर दी। ये ठोकर पहले से भी ज्यादा जोरदार थी। डीएसपी बिलबिला उठा, तुम जितना चाहो चीख लो, तुम्हारी आवाज इस तय आसानी से अब बाहर नहीं जाएगी, कोई तुम्हारी मदद यहाँ नहीं करेगा। शार्क गुर्राया। वो डीएसपी पर गुंसों और ठोकरों की बारिश करता रहा। इसी दौरान छांगा खामोशी से एक तरफ खड़ा ये सब कुछ देखता रहा। उसने अभी तक उन दोनों के मामले में मुदाखलत नहीं की। ये पेटियां देख रहे हो? शार्क ने असले की पेटियों की तरफ इशारा किया। इन पेटियों में असला भरा हुआ है और इन अलमारियों में हीरोइन के पैकेट सजे हुए हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले तुम और तुम जैसे लोग हैं। अब मैं वही बन गया हूँ जो तुम लोग मुझे बनाना चाहते थे। शार्क ने एक बार फिर उस पर गुंसों और ठोकरों की बारिश शुरू कर दी। डीएसपी के होंठों और नाक से खून बह रहा था। शार्क का हर गुंसा और हर ठोकर उसे बिलबिलाने पर मजबूर कर देते थे। शार्क बाबू, छांगा ने पहली मर्तबा मुदाखलत करते हुए कहा, आज करीब इतना काफी है, मोटा ताजा आदमी है, कब्र तक जाने में कई दिन लगेंगे इसे। तुम ठीक कहते हो छांगा, शार्क ने कहा, इसे इन सतूनों के साथ बांध दे, इसकी जिंदगी इसी तय खाने में खत्म होगी। उन दोनों ने उसे सतून के साथ बांध दिया। शार्क ने यह इत्मीनान कर लिया था कि वो उनकी गैर मौजूदगी में किसी तरह रस्सी की बंदिशें न खोल ले। सलमान एडवोकेट कहाँ है, मुझे उसका पता बताओ। शार्क एक बार फिर उसके सामने तनकर खड़ा हो गया। वो फैसलाबाद में है। डीएसपी ने जवाब दिया, मुझे उसका पता बताओ। मुझे यकीन है कि तुम उसका पता जानते होगे, क्योंकि इस किस्म के आदमी तुम जैसे लोगों के लिए आमदनी का मुस्तकिल जरिया होते हैं। तुम यकीनन उसे भी ब्लैकमेल करते रहे हो और तुम्हें उसका पता भी मालूम होगा। वो पिपल कॉलोनी में रहता है, रहमानिया मस्जिद के करीब। मुझे उसके मकान का नंबर मालूम नहीं। वो उसके साले का मकान है। वो खुद बहुत कम घर से बाहर निकलता है। उस इलाके के लोग उसे नहीं जानते। उसके साले का क्या नाम है, वो क्या करता है? शार्क ने पूछा। उसकी साबुनसाजी की फैक्ट्री है। उसका नाम गुलाम नबी है। रहमानिया मस्जिद के आसपास किसी से भी पूछोगे तो तुम्हें उसके घर का पता चल जाएगा, उसने जवाब दिया। बड़ी मालूमात रखी हैं तुमने अपने शिकार के बारे में, शार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी जल्दी यहाँ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। शार्क ने छांगे को इशारा किया। वो दोनों तहखाने की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर बाद वो मजार के गुंबद से निकलकर एक कमरे में आ चुके थे। अब सो जाओ शार्क बाबू, सुबह देखना शहर में क्या हंगामा मचता है, छांगा ने कहा। शार्क कोई जवाब दिए बगैर फर्श पर बिछी हुई दरी पर लेट गया। उसने एक तकिया भी खींचकर सर के नीचे रख लिया था। छांगा किसी दूसरे कमरे में चला गया और शार्क तन्हा दरी पर लेटा रहा और हालात के बारे में सोचने लगा। जेल से निकलने के बाद शेरे पहलवान ने और पुलिस ने उसे जराइम की दुनिया की तरफ धकेलने की कोशिश की थी। गोमून तागूती कुव्वतों के सामने भरपूर मुजाहमत करता रहा था, मगर अपने आप को नहीं बचा सका था और आज वो जराइम की दुनिया में पहला कदम रख चुका था और उसे इस हकीकत का भी एहसास था कि अगर वो चाहे भी तो वापस नहीं पलट सकता। वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। छांगा ने महज हमदर्दी की बिना पर उसका साथ नहीं दिया था। वो अच्छी तरह जानता था कि छांगा उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। छांगा जैसे लोग बिला वजह किसी की मदद नहीं किया करते। वो अगर वापस भी जाना चाहेगा तो छांगा दीवार बनकर उसका रास्ता रोक लेगा। बाहर गंभीर सन्नाटा था और उस सन्नाटे में कभी कभार किसी घोड़े के हिनहनाने की आवाज सुनाई दे जाती थी। शार्क पहले एक दो मरतबा तो उस आवाज पर चौंका था, लेकिन फिर वो उन आवाजों का आदी हो गया। छांगा का असल काम तो वही था जिसमें अब शार्क भी शरीक हो गया था, लेकिन ये अड्डा तांगों का तबेला था। उस आते में कमोबेश 30-35 तांगे थे जो सबके सब छांगा की मलकियत थे। कोचवान यहाँ से तांगे किराए पर हासिल करके दिन भर शहर में चलाते। उन कोचवानों में से बेहतर छांगे के एजेंट थे जो कोचवानी के साथ हीवन भी फरोख्त करते थे। सुबह 4:30 बजे तबीले में कोचवानों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद कोई कोचवान आता और अपना तांगा तैयार करके ले जाता। शार्क दरी पर लेटा ये आवाजें सुनता रहा और उसकी पलकें नींद से बुझल होने लगी। शार्क की आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। उस मुख्तसर से कमरे में और कोई नहीं था। वो कुछ देर तक दरी पर लेटा छत को घूरता रहा, फिर उठकर कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही फासले पर एक कुशादा चबूतरा था जिस पर चटाइयों का साइबान सा बना हुआ था। 12 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा था। ये दरअसल एक कब्र का चबूतरा था। किसी जमाने में इस चबूतरे के वस्त में एक कब्र हुआ करती थी, लेकिन अब तो कब्र का नामो निशान मिट चुका था और ये चबूतरा 12 दरी का काम लेता था। अक्सर कोचवान और छांगा के आदमी यहाँ बैठे गपशप करते रहते थे। उस वक्त भी 3-4 आदमी वहाँ बैठे हुए थे। उनमें 2 कोचवान थे और 2 छांगा के आदमी, जिनमें एक जीरा भी था। वो चारों ताश खेल रहे थे। शार्क को देखकर जीरा ने आवाज लगाई, और शार्क बाबू बड़ा सोए हो तुम? हाँ, रात को देर तक नींद नहीं आई थी, शार्क ने कहा।
पानी कहाँ है? मुझे पानी से मुंह हाथ धोना है। मिज़ार की पिछली तरफ दलका है, उसी तरफ चले जाओ, जीरे ने इशारा किया। शार्क मिज़ार के दूसरी तरफ चला गया जहाँ एक छोटा सा हौद बना हुआ था। हौज के किनारे पर हैंड पंप भी लगा हुआ था। एक आदमी हौज पर एक घोड़ी को नहला रहा था। शार्क पंप के करीब हौज के किनारे बैठ गया। मैं पंप चलाता हूँ शार्क बाबू, तुम आराम से मुंह हाथ धो लो। वो आदमी घोड़े को छोड़कर शार्क के करीब आ गया और हैंड पंप चलाने लगा। शार्क ने एक नजर उस आदमी की तरफ देखा और मुंह हाथ धोने लगा। कुछ देर बाद वो दोबारा चबूतरे की तरफ आ गया जहाँ जीरा वगैरह बैठे हुए थे। नाश्ता क्या करोगे शार्क बाबू? बदन के पाए बड़े मशहूर हैं, नान और पाए, मजा आ जाता है। वैसे अगर तुम चाहो तो लस्सी, कलचा, डबल रोटी, मक्खन, अंडा, जो चाहो मंगवाया जा सकता है। जीरे ने कहा मक्खन, डबल रोटी और चाय मंगवा लो। शार्क ने कहा छांगा कहाँ है? वो बागबान पूरे क्या है? निक्के पहलवान ने आदमी भेजा था उसे बुलाने के लिए, जीरे ने जवाब दिया और जेब से 50 का नोट निकालकर एक आदमी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जाओ ओए शार्क बाबू के लिए नाश्ता लेकर आ, चाय फुल सेट करके ले आना, हम भी पी लेंगे। बैठ जाओ शार्क बाबू। आखिर में उसने शार्क को इशारा किया। शार्क वहीं दरी पर बैठ गया। आधे घंटे बाद वो आदमी नाश्ता लेकर आ गया। शार्क ने वहीं बैठकर नाश्ता किया। उनके चारों तरफ घोड़ों की लीद और भूख फैली हुई थी, मगर शार्क इत्मीनान से नाश्ता करता रहा। ये निक्का पहलवान कौन है? इसका नाम छोटा पहलवान तो नहीं? शार्क ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। छोटा पहलवान तो बड़ा लीचड़ आदमी है, जीरे ने कहा। निक्का पहलवान बड़ा जीदार आदमी है, यारों का यार है, जहाँ आता रहता है तुम उससे मिलकर खुश होगे। छांगे से बड़ी दोस्ती है उसकी जीदारी का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि कई मर्तबा पुलिस मुकाबले हुए हैं, लेकिन वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया। और हाँ, शार्क जैसे अचानक कुछ याद आने पर बोला, तुम्हारे मेहमान का क्या हाल है? पड़ा होगा कहीं कोने में, जीरे ने कहते उसे आंख से इशारा किया। शार्क उस जमाने में देर ना लगी कि वो दूसरों के सामने डीएसपी का जिक्र नहीं करना चाहता था। वैसे शार्क बाबू, आज शहर में बड़ी गर्मा गर्मी है, बड़ी पकड़ दकड़ हो रही है, जीरे ने कहा। क्यों, कोई खास बात है? शार्क ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हालांकि वो जीरे का मतलब अच्छी तरह समझ गया था। सुना है रात को किसी डीएसपी को किसी ने अगवा कर लिया है। पुलिस उस डीएसपी की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। कई आदमियों को पकड़कर बंद कर दिया गया है। यहाँ तो छापे का खतरा नहीं? शार्क ने पूछा। खतरा तो है शार्क बाबू, लेकिन यहाँ पुलिस को क्या गिरेगा? जीरे ने जवाब दिया। वैसे बड़ी जरूरी चीज है, छांगा ने सारे आदमियों को इधर उधर कर दिया है। मैं भी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। मैं तो गुजरांवाले जा रहा हूँ, तुम भी 1-2 दिन इधर उधर हो जाओ। और ये रख लो, छांगा दे गया था। उसमें 2000 रुपए के नोट शार्क के हाथ में थमा दिए थे। और उसका क्या होगा? शार्क ने जीरे की तरफ झुककर सरगोशी की। वो 2 दिन भूखा रहेगा तो मर तो नहीं जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, जीरे ने कहा। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद शार्क कबीले से निकल रहा था। गली में मोड़ों के तमाम वर्कशॉप बने हुए थे। लोग मामूल के मुताबिक अपने काम धंधों में मसरूफ थे। शार्क गली से चौक पर आ गया। एक तांगे पर 4 सवारियां बैठी हुई थी और तांगे वाला स्टेशन आवाजें लगा रहा था। शार्क अगली सीट पर 2 आदमियों के साथ बैठ गया। कुछ ही देर बाद एक और पिछली सीट पर बैठ गया। शार्क ने मुड़कर देखा, वो जीरा था। जीरा रास्ते में किसी जगह उतर गया। शार्क स्टेशन तक तांगे में बैठा रहा। स्टेशन से उतरकर वो सीढ़ियों वाला पुल बूढ़ करके रेलवे स्टेशन के पिछली तरफ जीटी रोड पर आ गया। बागबानपुरा की तरफ जाने वाले तांगों की लाइन लगी हुई थी। वो सबसे आगे वाले तांगे में बैठ गया और कुछ ही देर बाद 6 सवारियां पूरी हो जाने पर तांगा हरकत में आ गया था। शार्क सिंहपुरा के मोड़ पर उतर गया। यहाँ से एक सड़क सिंहपुरा की तरफ चली गई थी और दूसरी मुगलपुरा रेलवे वर्कशॉप की तरफ। उस सड़क के मोड़ पर एक छोटा सा मीनार बना हुआ था जिस पर हरे झंडे लहरा रहे थे। धूप तेज थी। कुछ लोग उस मीनार के करीब टाली के दरख्त के साए में खड़े थे। शार्क सड़क पार करके कुछ देर उस दरख्त के नीचे खड़ा रहा और जब उसे इत्मीनान हो गया कि किसी ने उसका ताकुब नहीं किया, तो वो मुगलपुरा रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। उस रोड के दाईं तरफ एक छोटा सा मैदान था। उससे आगे गंदे पानी का वसीउ अरीज जोड़ था और बाईं तरफ वसीउ अरीज कोठियां थी। शार्क उन्हीं कोठियों के दरमियान एक गली में घुस गया और फिर चंद गलियों से होता हुआ टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे किसी गली में दाखिल हो गया। गली के तीसरे मकान के सामने रुककर उसने इधर उधर देखा और फिर कॉल बेल का बटन दबा दिया। दरवाजा शायद न खोला था। वो शार्क को देखते ही दरवाजे से हट गया। कौन है शायर बेटा? अंदर से मरियम की आवाज सुनाई थी। शार्क भाई आए हैं माँ जी, शायद ने जवाब दिया। शार्क भी निश्चैन में ही था कि मरियम कमरे से निकल आई। उसने आगे बढ़कर शार्क को गले से लगा लिया और फिर उसकी पेशानी पर बुसे देने लगी। माँ जी, शार्क मुस्कुराते हुए बोला, अब तो यूं चूम रही है जैसे मैं बहुत अरसे बाद परदेश से आया हूँ। तुम जितनी देर मेरी आंखों से ओझल रहते हो, जान सूली पर टंगी रहती है बेटा, मरियम ने कहा और उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आई। हम मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं माँ जी, शार्क ने जवाब दिया। अब शार्क ना तो इतना बुज़दिल है और ना ही कमजोर के जिसका दिल चाहे आकर ठोकरे मारना शुरू कर दे। इन चंद रोज में कोई खास बात हो गई है बेटा? मरियम ने पूछा।
माँ जी, यहाँ हमेशा कमजोरों और बेबसों को दबाया जाता है, शार्क ने जवाब दिया। ताकतवरों को लोग झुक झुक कर सलाम करते हैं, या यूं कहिए कि जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला मामला है। हम मेरे हाथ में भी एक लाठी आ गई है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, रदिया कहाँ है? उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। पड़ोसियों की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई है, मरियम ने बताया। रदिया की हम उम्र ही है। वो सुबह मिलने के लिए आई थी, रदिया के साथ बाजार गई है कुछ चीजें लेने के लिए, बस आने ही वारी होगी। मैंने रात को आपको जो बातें समझाई थी वो आपने रदिया को भी समझा दी है ना? शार्क ने कहा, हाँ बेटा, मैंने रदिया को अच्छी तरह समझा दिया था। वो समझदार लड़की है, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेगी, मरियम ने जवाब दिया। वो भी बातें ही कर रहे थे कि शायद चाय लेकर आ गया। उसने एक एक कप दोनों के सामने रख दिया और कालीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। तुम यहाँ बोर तो नहीं हो रहे? शार्क ने पूछा। नहीं शार्क भाई, शायद ने जवाब दिया। यहाँ माँ जी के पास कौन रहकर बोर हो सकता है? और फिर रदिया बहन है। आप तो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान है। ऐसे प्यार करने वाली माँ और ऐसी जान छिड़कने वाली बहन। मैं कल रात से इनकी बातें सुन रहा हूँ, दोनों की जबान पर आप ही का जिक्र रहता है। हाँ शायद, शार्क ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ऐसी प्यार करने वाली हस्तियां खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती हैं। सच कहते हो शार्क भाई, शायद गहरा सांस लेकर रह गया। शायद फैसलाबाद का रहने वाला था, वो मैट्रिक पास था, वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। चंद साल पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। बाप ने तो दूसरी शादी कर ली। उस औरत का अपना भी एक बेटा था। उसने शायद के साथ रवैती सुतेली माँ का सुलूक शुरू कर दिया था। बाप जो शायद पर जान छिड़कता था, वो भी उससे लापरवाह हो गया। शायद ने सोतीली माँ और सोतीले भाई की मारपीट से तंग आकर बिलाकर एक रोज घर ही छोड़ दिया। वही 1 साल तक इधर उधर की ठोकरें खाता रहा। फिर सोहेल के होटल में मुलाजिम हो गया। सोहेल का रवैया आम लोगों से मुख्तलिफ था। वो यहाँ आ गया और अपनी शराफत और ईमानदारी की वजह से उसने जल्दी सोहेल का एतमाद हासिल कर लिया। उसकी वजह से सोहेल को भी कुछ सहूलत मिल गई थी। कई मरतबा काम के सिलसिले में सोहेल को 2-3 रोज के लिए शहर से बाहर जाने का इत्तफाक हुआ था। ऐसे मौकों पर शायद ही होटल का सारा काम संभालता था और उसने कभी एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की थी। उसकी शराफत और ईमानदारी की वजह से ही सोहेल ने उसे यहाँ भेज दिया था। तकरीबन 1 घंटे बाद रदिया आ गई। शार्क को देखते ही उसकी बांछें खिल गई। उसके साथ पड़ोसियों की लड़की साइमा भी थी। वो दोनों सामान से लदी हुई थी। बाहर तेज धूप की वजह से दोनों के चेहरे सुर्ख हो रहे थे। आप यहाँ पंखे के नीचे बैठ जाएं रदिया बाजी, और आप भी साइमा बाजी, मैं शरबत बनाकर लाता हूँ, शायद कहते हुए उठकर बाहर चला गया। साइमा रदिया के करीबी सोफे पर बैठ गई। वो कन्नखियों से बार बार शार्क की तरफ देख रही थी। वो उम्र में रदिया से साल भर छोटी होगी। दुबली पतली और बेहद हसीन लड़की थी। ये क्या कुछ लेकर आई हो तुम? शार्क ने रदिया की तरफ देखते हुए पूछा। बहुत सी जरूरत की चीजें थी, मैंने सोचा थोड़ी बहुत ले ही आऊं, रदिया ने जवाब दिया और फिर पैकेट खोलकर चीजें दिखाने लगी। थोड़ी देर बाद साइमा अपने घर चली गई। 2 बजे के लगभग उन्होंने खाना खाया। खाने के बाद शार्क एक कमरे में आ गया। रदिया भी उसके साथ ही थी। ये आपका कमरा है भाईजान, रदिया ने कहा। अभी इस घर में जरूरत की बहुत सी चीजें बाकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी। घर बनते बनते ही बनता है, शार्क ने जवाब दिया और धड़ाम से बिस्तर पर लेट गया। तुम्हारे दाखिले कब से शुरू हो रहे हैं? उसने रदिया की तरफ देखते हुए पूछा। इसी महीने, रदिया ने जवाब दिया। 1-2 दिन बाद यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो पता चलेगा। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। शार्क पर गनूदगी सी तारी हो रही थी। रदिया उसे छोड़कर कमरे से चली गई। उसने दरवाजा भी बेर दिया था। शार्क शाम तक सोता रहा। शाम की चाय के दौरान मरियम ने उसके काम के सिलसिले में बात छेड़ दी। उसका ख्याल था कि शार्क बाटी जोग वाली दुकान छोड़ दे और बागबान बुराई में कोई दुकान लेकर काम शुरू कर दे। नहीं माँ जी, शार्क ने जवाब दिया, मैंने एक पुराने दोस्त के साथ मिलकर और कारोबार शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में मुझे अब अक्सर घर से बाहर रहना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी बेटा, मरियम ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। रात को खाने के बाद भी वो देर तक बातें करते रहे। दूसरे दिन सुबह 9 बजे के करीब शार्क नाश्ता करके घर से रुखसत हो गया। थोड़ी देर के लिए वो सोहेल के पास रुका और फिर वहां से सीधा DIG पुलिस के दफ्तर पहुंच गया। DIG से मुलाकात के लिए उसे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे तक उनमें गुफ्तगू होती रही। जब तक कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती, मैं उस वक्त तक अपने आप को पुलिस की तहवील में देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये कार्रवाई शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही शुरू की जाए और उस वक्त तक सबको इस कार्रवाई के बारे में लाइल्म रखा जाए। शार्क ने कहा, ऐन मुमकिन है आपके DSP को भी उसी पार्टी ने अगवा किया हो। ठीक है मिस्टर शार्क, BIG ने कहा, मुझे आप पर एतमाद है। मैं आपको पुलिस की तहवील में देना जरूरी नहीं समझता। आप शाम 6 बजे यहाँ आ जाइए। आप चूंकि वो पता नहीं समझा सकते, इसलिए रहनुमाई के लिए आपको छापामार पार्टी के साथ जाना होगा। वैसे उस वक्त तक आप एक और काम भी कर सकते हैं। वो क्या सर? शार्क ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा।